तो गाइस आज हम बात करेंगे डिनोवो प्योरीन सिंथेसिस एंड पायरिमिडिन सिंथेसिस। तो सबसे पहले नाइट्रोजन बेसिस के कुछ बेसिक्स की बात हो जाए तो नाइट्रोजन बेसिस दो तरह की होती हैं, एक को प्योरीन्स कहा जाता है, एक को पायरिमिडिन्स कहा जाता है। टोटल नाइट्रोजन बेसिस 5 होती हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। तो लार्जर बेसिस को कहा जाता है प्योरीन्स, स्मॉलर बेसिस को कहा जाता है पायरिमिडिन्स। ठीक है, तो प्योरीन्स को लार्जर बेसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, इनमें 2 रिंग्स होते हैं। पायरिमिडीन्स के अंदर एक रिंग होता है। तो प्योरीन्स हैं एडेनिन एंड गुआनिन, पायरिमिडीन्स हैं साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। यूरासिल और थाइमीन के मुताबिक ये आपने याद रखना है कि थाइमीन सिर्फ डीएनए के अंदर होता है जबकि यूरासिल सिर्फ आरएनए के अंदर होता है। अब इनके बॉन्ड्स की बात करते हैं तो प्योरीन्स हमेशा बॉन्ड्स बनाते हैं पायरिमिडीन्स के साथ। एक लार्जर रिंग होती है, एक स्मॉलर रिंग होती है। तो गुआनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, एडेनाइन हमेशा बनाता है थाइमीन के साथ डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर। चूँकि आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता तो आरएनए के अंदर गुआनिन तो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एडेनाइन यूरासिल के साथ बनाएगा। अब बात करते हैं इनके बॉन्ड्स की। जी और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये स्ट्रॉन्गर क्या कहते हैं बॉन्ड्स हैं, ये स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर है। और एडेनिन वेदर बनाए यूरासिल के साथ या थाइमीन के साथ, ये हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। तो जिस सेल के अंदर सी जी रेशियो ज़्यादा होगी या गुआनिन साइटोसिन के बॉन्ड ज़्यादा होंगे, उस सेल का ऑफ कोर्स उस सेल के डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्हें ब्रेक डाउन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स की। इन नाइट्रोजनस बेसिस में से किसी के साथ भी अगर राइबोस शुगर ऐड हो जाए तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल एडेनाइन के साथ जब राइबोस शुगर ऐड हो जाए तो उसे एडिनोसिन कहा जाएगा, गुआनिन के साथ तो उसे गुआनोसिन, साइटोसिन के साथ इसी तरह सिटिडीन, थाइमीन के साथ इसी तरह थाइमिडीन और यूरासिल के साथ यूरिडीन। तो वो सब न्यूक्लियोसाइड्स हो जाएंगे। और अगर राइबोस शुगर के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया जाए तो इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। सो न्यूक्लियोटाइड इज़ बेसिकली न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अब बात करेंगे प्योरीन सिंथेसिस के ऊपर। प्योरीन्स के बारे में पहले बात हो जाए कि एडेनिन और गुआनिन के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन एक और प्योरीन होती है जिसको हाइपोजेंथीन कहा जाता है। हाइपोजेंथीन अनस्टेबल होती है और ये फ़ौरन एडिनोसिन या गुआनोसिन में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए मोस्टली रिमेंबर याद रखने वाली बस यही 2 ही हैं। तो हमारा मेन टारगेट होता है जीएमपी एंड एएमपी के इनको बना लिया जाए। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट, अमाइनो एसिड्स इन कार्बन। राइबोस 5 फॉस्फेट आता है एचएमपी शंट से। अमाइनो एसिड्स जो यूज़ होते हैं प्योरीन सिंथेसिस में वो हैं ग्लाइसिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामीन। इसको गैग के तौर पे आप याद रख सकते हैं। और कार्बन सोर्सेज प्योरीन सिंथेसिस के हैं ग्लाइसिन, टेट्राहाइड्रोफोलेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता होने चाहिए। स्टेप्स की बात करें तो राइबोस 5 फॉस्फेट PRPP सिंथेटेज के थ्रू कन्वर्ट होता है PRPP में। PRPP का नाम है 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। PRPP कन्वर्ट होता है IMP के अंदर आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। आइनोसिन मोनोफॉस्फेट की जो बेस होती है वो होती है हाइपोजेंथीन। तो हाइपोजेंथीन चूँकि फिर ये अनस्टेबल होता है तो IMP फ़ौरन या तो GMP में कन्वर्ट हो जाती है या AMP में कन्वर्ट हो जाती है। IMP को GMP में कन्वर्ट करता है IMP डिहाइड्रोजिनेस, और PRPP को IMP में कन्वर्ट करता है ग्लूटामीन PRPP एमिडोट्रांसफरेज। ग्लूटामीन PRPP एमिडोट्रांसफरेज को इसलिए याद रखना है बिकॉज दिस इज़ द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर प्योरीन सिंथेसिस। IMP डिहाइड्रोजिनेस को आपने इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो गुआनिन बेस्ड न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनते, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। सो राइबाविरिन एक एंटीवायरल ड्रग है जो इसे ब्लॉक करती है, तो आरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है। इसी तरह माइकोफिनोलेट एक ड्रग है, वो IMP डिहाइड्रोजिनेस को वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ब्लॉक करती है और ये एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट वर्क करती है। तो ये 2 ड्रग्स IMP डिहाइड्रोजिनेस पे कैसे इफेक्ट डालती है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने मेन पॉइंट साथ साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि एंड में जब रिकॉल करें तो एटलीस्ट इन चीज़ों का पता हो। आगे बात करते हैं कि ये तो हमारे पास अब राइबोन्यूक्लियोटाइड बेसिस बन गई। अब इनको अगर आप डीएनए के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो ADP को DADP में या GDP को DGDP में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है बेसिकली वो है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का ये काम होता है कि ये RNA को DNA के अंदर कन्वर्ट कर देता है बाय रिमूविंग अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द RNA। तो
इसको ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग होती है वो होती है हाइड्रोक्सी यूरिया। इट मीन्स कि अगर आप हाइड्रोक्सी यूरिया दे दें या कोई पेशेंट ले ले तो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज इनहिबिट हो जाएगा और उस बंदे के अंदर डीएनए कभी नहीं बन पाएगा, उस बंदे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए होंगे। इसकी क्लिनिकल क्या इंपॉर्टेंस है ये हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं प्योरीन्स की फेट्स के ऊपर। तो हमने पढ़ा है 3 तरह की प्योरीन्स होती हैं बेसिकली, हाइपोजेंथीन, एडिनिन और गुआनिन। और ये अब 2 तरीके से बॉडी में से इनका इस्तेमाल होता है, या तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं या साल्वेज प्रोसेस में यूज़ हो जाता है। साल्वेज प्रोसेस ये होता है कि इन प्योरीन्स को यूज़ करके आप दोबारा से आईएमपी, जीएमपी या एएमपी बना सकते हैं। तो इनको बेसिकली इसका मतलब होता है रिसाइकिल करना। तो इस रिसाइकिल करने के लिए एक एंजाइम होता है HGPRT और दूसरा एंजाइम होता है APRT। यहाँ मैं लिख देता हूँ APRT। ये आपने नाम से याद रखना है। HG का मतलब है कि हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज और APRT का मतलब है एडिनाइन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। तो हाइपोजेंथीन और गुआनिन को जब आप साल्वेज पाथवे के थ्रू रिसाइकिल करते हैं तो एंजाइम ये यूज़ होता है। एडिनाइन को आप अगर रिसाइकिल करेंगे तो उसके लिए एंजाइम APRT यूज़ होगा। और दूसरी प्योरीन्स की फेट्स है कि आप सिंपल इनको ब्रेक डाउन कर दें और एक्सक्रीट कर दें बॉडी से। पहले साल्वेज प्रोसेस की बात करते हैं। साल्वेज प्रोसेस में हाइपोजेंथीन और गुआनिन दोनों के लिए चूँकि एक ही एंजाइम होता है HGPRT, वो क्या करता है कि हाइपोजेंथीन को PRPP के साथ ऐड करवा के इसे कन्वर्ट कर देता है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में। इसी तरह गुआनिन के साथ भी PRPP ऐड होता है और ये गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आपके पास IMP और GMP बन जाते हैं तो फिर फर्दर RNAs या DNAs प्रोडक्शन होती रहती है। तो अब एडिनिन की बात करें तो एडिनाइन के लिए को भी PRPP में ऐड किया जाता है और इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है AMP के अंदर बाय द एंजाइम APRT। आपको मेन बात याद रखने वाली चीज़ ये है कि HGPRT किसके लिए यूज़ होता है, हाइपोजेंथीन और गुआनिन के लिए। APRT किसके लिए यूज़ होता है, एडिनाइन के लिए। अब कुछ ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। एक ड्रग है 6-mercaptopurine और एजाथायोप्रीन। एजाथायोप्रीन जब हमारी बॉडी में एंटर होती है तो ये 6-mercaptopurine के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो बेसिकली ये दोनों ड्रग्स एक ही हैं। एजाथायोप्रीन प्रो ड्रग है 6-mercaptopurine की। 6-mercaptopurine क्या करती है, ये PRPP के साथ जाके बाइंड कर जाती है। ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है हाइपोजेंथीन से। तो इस वजह से जब ये ड्रग देते हैं तो ये इसके साथ बाइंड कर जाती है, तो हाइपोजेंथीन जो है वो नहीं बाइंड कर पाती PRPP के साथ और फिर ब्लॉक हो जाता है ये प्रोसेस और साल्वेज प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। अब बात करते हैं प्योरीन्स की ब्रेक डाउन के ऊपर। तो कुछ प्रोटीन्स जो प्योरीन्स होते हैं वो साल्वेज प्रोसेस में यूज़ होते हैं और कुछ की फिर ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन में ये होता है कि हाइपोजेंथीन कन्वर्ट किया जाता है जेंथीन के अंदर, गुआनिन भी जेंथीन के अंदर कन्वर्ट होता है। जो इनको कन्वर्ट करता है उस एंजाइम को कहा जाता है जेंथीन ऑक्सीडेज, और जेंथीन ऑक्सीडेज फर्दर जेंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो जेंथीन ऑक्सीडेज के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखने के। जेंथीन ऑक्सीडेज को जो ब्लॉक करती है ड्रग वो एलोप्यूरिनॉल होती है। तो जिस बंदे में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा हो तो आप जेंथीन ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर दें एलोप्यूरिनॉल के थ्रू, तो उसमें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। और जेंथीन ऑक्सीडेज का एक और काम भी होता है कि 6-mercaptopurine जब हमारी बॉडी में एंटर होती है तो ये उसकी भी ब्रेक डाउन करता है और उसको थायोयूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब आप एलोप्यूरिनॉल देते हैं तो ये ना सिर्फ जेंथीन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है और जेंथीन ऑक्सीडेज इन रिटर्न जब 6-mercaptopurine की ब्रेक डाउन को भी स्टॉप कर देता है, तो इन दोनों ड्रग्स का जो एक्शन है वो बूस्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लिख भी दिया कि एलोप्यूरिनॉल को अगर 6-mercaptopurine के साथ दिया जाए तो बूस्ट इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है। टॉक्सिसिटी में आपको मेन पॉइंट याद रखने वाला है कि पैनसाइटोपिनिया ये कॉज करवा सकते हैं, यानी कि हमारे तीनों जो सेल CBCs हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब उसमें प्लेटलेट्स आ गई, उसमें वाइट ब्लड सेल्स आ गए, रेड ब्लड सेल्स आ गए, ये तीनों पे इफेक्ट डाल देता है। ये पैनसाइटोपिनिया कॉज करवाता है। अगली बात करते हैं एडिनाइन की। तो ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। हाइपोजेंथीन जेंथीन में कन्वर्ट हुई, जेंथीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगी। एडिनाइन के बारे में बात करें तो एडिनाइन पहले तो APRT के थ्रू सिंपल AMP में कन्वर्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि एडिनाइन APRT के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है AMP के अंदर। तो यहाँ पे भी पहले ये AMP में कन्वर्ट होगा, AMP से एडिनोसिन में कन्वर्ट होगा, एडिनोसिन से आइनोसिन में कन्वर्ट होगा और आइनोसिन से फिर आइनोसिन हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे याद रखने वाला एंजाइम ये है कि एडिनोसिन को आइनोसिन के अंदर एडिनोसिन डीअमाइनेज कन्वर्ट करता है।
तो हाइपोजेंथीन फिर उसी प्रोसेस के थ्रू जेंथीन ऑक्सीडेज के थ्रू यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो एडेनाइन के बारे में याद रखना है कि इसमें 2 एंजाइम्स मेन याद रखने वाले हैं, एक एडिनोसिन डीएमाइनेज और एक जेंथीन ऑक्सीडेज। ये 2 रोल प्ले करते हैं एडेनाइन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते करते, जबकि हाइपोजेंथीन वगैरह और ग्वानिन के लिए सिर्फ जेंथीन ऑक्सीडेज ही यूज़ होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज़ के बारे में। गाउट एक डिज़ीज़ है जिसमें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। प्योरीन रिच फूड्स ली जाएँ तो भी ये बीमारी हो सकती है। तो इसकी ट्रीटमेंट में एलोप्यूरिनोल देते हैं। कंसेप्ट आपने समझ लिया कि एलोप्यूरिनोल जेंथीन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से गाउट की ट्रीटमेंट आप हाइपर यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा होता है उसे कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट है लीश-नेहान सिंड्रोम। लीश-नेहान सिंड्रोम इज़ बेसिकली एब्सेंस ऑफ द एचजीपीआरटी। एचजीपीआरटी जैसे ही आपके जिन में है तो फ़ौरन पता लग जाना चाहिए कि साल्वेज प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि साल्वेज प्रोसेस को करता है। जब साल्वेज प्रोसेस नहीं होगा, अब ये कंसेप्ट मैंने डिफरेंट एमसीक्यूज़ के अंदर देखा था, ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एचजीपीआरटी अगर कम हो जाएगा तो पीआरपीपी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा वो तो शायद आपको पता ही होगा कि एचजीपीआरटी नहीं होगा तो पीआरपीपी के साथ कभी बाइंड नहीं कर सकेगी हाइपोजेंथीन या ग्वानिन, तो पीआरपीपी का लेवल रेज़ हो जाएगा। सेकेंडली जो रेज़ होने की एक वजह ये भी है कि जब आपके पास साल्वेज प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो सारी की सारी जो प्योरीन्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो रही होती हैं उनकी, तो जिसमें प्योरीन्स की कमी हो जाती है तो एज ए रिज़ल्ट राइबोस 5 फॉस्फेट ज़्यादा कन्वर्ट होता है पीआरपीपी में। तो ये एक दूसरी वजह भी है पीआरपीपी ज़्यादा होने की। तो जब एचजीपीआरटी कम हो जाएगा तो पीआरपीपी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा प्योरीन्स बनेंगी, उनकी ज़्यादा ब्रेकडाउन होगी, तो यूरिक एसिड भी ज़्यादा होगा। तो ये केस ऐसे प्रेजेंट करता है कि एक मेल चाइल्ड होगा जिसको हाइपोटोनिया, कोरिया, बाइटिंग, स्क्रैचिंग, न्यूरोलॉजिकल उसे बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ उसे गाउट मिलेगा, तो आप इसे लीश-नेहान सिंड्रोम कह सकते हैं। मेन पॉइंट्स याद रखने वाले मैंने 7-8 नोट किए हैं कि पूरा हर चीज़ आपको ना भी याद रहे एटलीस्ट। जीपीआरपीपी अमीडो ट्रांसफरेज का पता हो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम है। आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज का पता हो कि आईएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है, इसे ब्लॉक करती है। राइबाविरिन एंटीवायरल है, माइकोफिनोलेट इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये वाइट ब्लड सेल्स में ब्लॉक करती है। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, इसे जो ड्रग ब्लॉक करती है उसे हाइड्रोक्सीयूरिया कहते हैं, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट एजीपीआरटी या एपीआरटी साल्वेज प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं। इसको जो ब्लॉक करती है ड्रग वो 6-mer-कैप्टोप्यूरिन या एजाथायोप्रीन है। एडिनोसिन डीएमाइनेज एक एंजाइम है, इसके बारे में आपको बताओ कि एडिनोसिन को कन्वर्ट करता है आइनोसिन के अंदर, और ये यूज़ होता है ब्रेकडाउन के अंदर एएमपी की। जेंथीन ऑक्सीडेज का पता हो कि जेंथीन ऑक्सीडेज बेसिकली कन्वर्ट करता है हाइपोजेंथीन को जेंथीन और जेंथीन को यूरिक एसिड में, तो ये ब्रेकडाउन में यूज़ होता है। और लास्ट में लीश-नेहान सिंड्रोम एक लफ्ज़ याद रहे कि एचजीपीआरटी की एब्सेंस है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और गाउट के लिए ड्रग एलोप्यूरिनोल यूज़ की जाती है।